खबरों की तफसील। मुंबई में बारिश एक बार फिर अवाम के लिए मुसीबत बनकर आई। रात हुई तेज बारिश से कई नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। खासकर वसई और नाला सोपारा में रहने वालों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई घरों में पानी दाखिल होने से वहां के मकीनों को काफी परेशानी हुई। इसके अलावा सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ियों की आमोदरफ्त भी मुतासिर रही। हमारा घाट सेक्शन में साउथ ईस्ट घाट जो है करजत से लेकर लोनावाला तक के, वो घाट में हमारे पिछले कुछ समय से काफ़ी वहाँ बोल्डर की जो तकलीफ आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, उन सबको ठीक करने के लिए एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहे हैं हम। ट्रैक का, बोल्डर से रिलेटेड वो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर काम करने के लिए हमें वहाँ पर एक लंबे ब्लॉक की ज़रूरत थी। बिना ब्लॉक के वो इतनी मेजर चीज़ें, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड है वो करना मुश्किल था। तो इसीलिए हमने कुछ गाड़ियों की कैंसिलेशन, कुछ की शॉर्ट टर्मिनेशन और कुछ गाड़ियों की, एक गाड़ी के डाइवर्शन किया है। अमरावती से खबर है, जहां जोमैटो में काम करने वाले डिलीवरी बॉय की पिटाई का मामला सामने आया है। इस मामले में जोमैटो फूड कंपनी में काम करने वाले अजहर हुसैन ने रुकने बल दिया और शिवसेना लीडर भारत चौधरी के बेटे सूरज और उसके साथियों पर पिटाई का इल्जाम लगाया। पुलिस की मुकदमा दर्ज करके मफरूर मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने अजहर हुसैन की शिकायत पर मुख्तलिफ दफात के तहत सूरज चौधरी और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि दोनों मुलजिमीन अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इसको लेकर अजहर के अहले खाना में तशवीश भी देखी जा रही है। वहीं इस पूरे मामले से शहर के अक़लियती तबके में खौफ का माहौल है। आया और बोला कि मतलब तू मुसलमान है, तेरे हाथ का हमको चलता नहीं, तूने लाया कैसा ऑर्डर, ऐसा बोल के बस मारने लगते। और 2 जने थे वो लोग और बहुत मारे, मतलब हाथ फ्रैक्चर और पैर फ्रैक्चर करके उन्होंने, और बोलते रहे। और उस औजार थे उनके पास में और मेरे को ऐसा बोल रहे थे कि मतलब चल हमारे साथ में, घसीट रहे थे मेरे को और बोल रहे थे हमारे साथ में चल, बोले तेरे को बताते, बोले हम क्या है, तो बोलते मुसलमान है ना, बोलते तो बोलते चल, बोलते हम तेरे को बताते, बोलते ऐसा बोल के हम मेरे को धमकाने लगे और बोले अगर तू चलेगा नहीं तो हम तेरे पेट में अभी यहीं पर ही चाकू डाल देंगे। अकोला के भारत नगर में रास्तों की खराब सूरत हाल और नालियों की गंदगी के सबब आवाम को काफ़ी परेशानियां हैं। बारिश के सबब इस इलाके में आम लोगों को अपने मकानों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। ताहम इंतजामिया है कि गफलत की नींद सोया हुआ है। 1952 में मुंशी प्रेमचंद ने जब अपना नॉवेल चौगारे हंसते लिखा तो इसकी शुरुआत शहरों के अतराफ में बदहाल सूरत हाल का नक्शा खींच कर किया था। लेकिन शायद प्रेमचंद को भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि 1 सदी गुजरने के बाद भी हिंदुस्तान में इन बदहाल इलाकों का खात्मा नहीं होगा। जी हाँ, यही सूरत हाल अकोला के भारत नगर इलाके की है, जहाँ के बाशिंदे आज भी बेहतर सड़कें और दीगर सहूलियात के लिए तरस रहे हैं। बार बार इंतजामिया और मुकामी कॉर्पोरेटरों से अपील करने के बाद भी इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। बच्चे हमारे ये पानी में जा सकते, सांप आ रहे, बिच्छू आ रहे, रातों में जगते हम परेशानी हो गए हमारे सारे बच्चों को स्कूल में जाने के वास्ते। ऐसे सांप नहीं करे, बीमार हो रहे, सारे बच्चे मारे और कभी बीमार पड़ गए, हम मच्छर काट रहे, बहुत मलेरिया हो रहा, बच्चे को मच्छर काट रहे, तबीयत खराब, हमारे बच्चे को स्कूल में खांदे पे बिठाते, खांदे पर से लाते उठा। भारत नगर इलाके में ज्यादातर अक़लियती तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग बसते हैं। यहाँ सड़कों की बदहाली के अलावा पानी की निकासी का भी कोई इंतजाम नहीं है। अवाम में जहाँ एक तरफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काबिज बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है, वहीं मुकामी कांग्रेसी कॉर्पोरेटर के खिलाफ भी गुस्सा है। नगर पालिका में बोले हमने जाके पानी का उसका, तो बोले हम बोले मुरम लाके डालते, मुरम डालने का नाम नहीं है। तुमने आधी गाड़ी भेजे तो वहीं पर सड़ते पड़ी, वो गड्ढा है तो फैलाई नहीं, कुछ नहीं। ये पानी बहुत है, साफ नहीं कर रहे, बिच्छू नहीं। आपको बता दें कि अकोला शहर के रकबे में इजाफा करके इसमें अतराफ के गांव को भी शामिल किया गया है। ताहम लोगों का इल्जाम है कि जब शहर के अंदर ही तरक्की की रफ्तार सिफर है तो अतराफ के देहातों को शामिल करने का क्या फायदा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। औरंगाबाद में खवातीन की अदबी तंजीम बज़्म तत्हीर अदब की दागमेल पड़ी है। ये बज़्म अपनी नौयत की अव्वलीन बज़्म भी कही जा सकती है जिसे खवातीन ने तश्कील दिया है।
ख्वातीन की अदबी सरगर्मियों को परवान चढ़ाने में ये तंजीम अपना बेहद अहम किरदार अदा करेगी। मारूफ अदीबों की मौजूदगी में इस बज़्म का इफ्तिताह अमल में आया। खास रिपोर्ट। औरंगाबाद के मौलाना आज़ाद कॉलेज में मुनक्किदा ये मुख्तसर सी तकरीब तारीखी एतबार से काफ़ी अहम साबित हो सकती है। बज़्म ततीरे अदब के इफ्तिताही तकरीब में हैदराबाद की मारूफ अदीबा शबीना फरशोरी और असलम फरशोरी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और ख्वातीन की बज़्म के आगाज़ को नेक फाल से ताबीर किया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं तो ख़ास तौर से आई इसीलिए हूँ, बुलाई गई थी मैं कि भाई आपको आना है, बज़्म ततीर की बुनियाद पड़ रही है, आपको आना है। क्योंकि जब मैं पिछली बार आई थी तो इतने मर्दों में अकेली मैं औरत थी जिसने पढ़ा था बैठ के। तो मैं और असवद ये सोचा कि नहीं, औरंगाबाद में कैसा होना चाहिए कि औरतों की तंजीम बने, क्योंकि अच्छी काबिल औरतें PhD कर रही हैं, यहाँ पे मकाले लिख रही हैं, काफ़ी चीज़ें पढ़ने में आती हैं, अखबार निकलते हैं, उर्दू के अखबार भी निकलते हैं। तो बस ये ख्वाहिश थी कि हो, वो काम आज पूरा हुआ है, इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। अलीगढ़ हो या दिल्ली हो या हैदराबाद हो, वहाँ पर सबकी अपनी अपनी तंजीमें हैं, ख़वातीन की तंजीमें हैं, लेकिन हमारे शहर में ऐसी कोई सहूलत नहीं है। और जितनी तंजीमें भी हैं भी, लेकिन मर्द हजरात ज़्यादा है और हमारी लड़कियाँ बवजह पर्दा जाने का, इसीलिए हमारे जहन में ख्याल आया कि हम भी अपनी एक तंजीम बनाएं। इस इफ्तिताही तकरीब की सदारत मारूफ अदीब नूरुल हसनैन ने की। अपने सदारती खिताब में नूरुल हसनैन ने उम्मीद जाहिर की कि अदब में ख्वातीन की शमूलियत से साले अदब परवान चढ़ेगा। असलम फरशोरी ने अपने मुनफरिद अंदाज में बज़्म की ख्वातीन की हौसला अफजाई की। और मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद में जो इक़दाम लिया गया है, आने वाला कल यकीनन बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा। अदब के लिए, मर्दों के लिए होगा ना औरतों के लिए होगा, अदब के लिए अच्छा होगा। जो यहाँ की तालीम याफ्ता लड़कियाँ हैं, उन्होंने एक बज़्म बनाई ततीर अदब, तो ऐसी उम्मीद है कि इनमें से कुछ बच्चियाँ अगर मेहनत करें तो इनका नाम भी उसी तरह रोशन हो सकता है। ये एक नेक फाल है जो ख़वातीन के लिए ख़वातीन ही ने एक बज़्म बनाई, और उनके हौसलों से इसका बात का अंदाज़ा होता है कि वो यकीनी तौर पर इस पर मेहनत करेंगे। औरंगाबाद शहर ने उर्दू अदब को कई बड़े नाम दिए जो आज भी अदब के उफक पर जगमगा रहे हैं। बज़्म ततीरे अदब को इसमें एक नए बाब के इजाफे के तौर पर देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। भिवंडी और मुमरा में एक के बाद एक आग के वाकयात लगातार रूनमा हो रहे हैं। इसी को लेकर शहरियों में तशवीश देखी जा रही है। भिवंडी में कल एक केमिकल गोदाम में लगी आग अभी ठीक से बुझ भी न पानी थी कि देर रात गायत्री नगर में एक कागज और प्लास्टिक के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयानक थी कि इस पर काबू पाने के लिए भिवंडी फायर ब्रिगेड को कल्याण, उल्लासनगर थाने और दीगर फायर स्टेशंस की मदद लेनी पड़ी। वहीं मुमरा के शिबली नगर में सुबह 6 बजे के करीब एक भंगार प्लास्टिक के गोदाम में शॉर्ट सर्किट के सबब आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दौरान तेज बारिश होने लगी और फायर ब्रिगेड अमला भी पहुंचा, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मालेगांव में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी के मामले में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कोर्ट में समाअत जारी है। ग्रीन ट्राइब्यूनल के अहकाम के बाद गैर कानूनी तरीके से चलाई जा रही साइजिंगो प्लास्टिक गट्टी कारखानों के बिजली कनेक्शन मुनक़ते कर दिए गए थे। इस कार्रवाई के बाद अब शहर मालेगांव में आलूदगी कितनी है, इसकी जांच के लिए महाराष्ट्र आलूदगी कंट्रोल बोर्ड ने मालेगांव के 4 मुकामात पर आलूदगी नापने का पैमाना नस्ब कर दिया है। साथ ही आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के ऑफिसर्स ने दिन भर शहर में प्लास्टिक गट्टी कारखानों गोदाम की जांच पड़ताल करके रिपोर्ट भी तैयार की है। दिन भर में ऑफिसर्स ने 24 कारखानों का मुआयना करके अपनी रिपोर्ट तैयार की है। अभी तो फिलहाल हमारे डिस्कनेक्ट है, सर्वे भी हो चुका है। सर्वे में अब जितने भी साहब इंटी आए थे उन्होंने देखा कि हमारी एक्टिविटी टोटल बंद। आइंदा हम ये तैयारी में है कि जैसे एनजीटी के ऑर्डर है तो जिस मुताबिक हमको चलाना चाहती है रबर स्क्रबर ये वो लगाने के लिए, तो इसकी तैयारी 50% लोगों की हो चुकी है और बाकी काम भी जारी है। महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले हमारी फैक्ट्री पर आए और उन्होंने सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट बना के वो लेके गए। आज हमारे प्लास्टिक वालों का मामला 80,000 लोग आज बेरोज़गार हो जाएंगे, प्लास्टिक कभी बंद हो जाती है तो। और आज हम भारत स्वच्छ अभियान के तहत काम कर रहे हैं, प्लास्टिक को ख़त्म कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारी कंपनियों को, हमारी फैक्ट्रियों को हम सही तरीके से चलाएं, रूल्स और रेगुलेशन के अंदर हम चलाएंगे। और जैसा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वालों ने जैसा हमको रूल्स बताएं हम वैसे ही काम करने की कोशिश कर रहे हैं।
महाराष्ट्र के साबिक रियासती वजीर बाबा सिद्दीकी इन दिनों विदर्भ के दौरे पर हैं। अमरावती जिले में बाबा सिद्दीकी विचार मंच के ज़ेरे इत्माम अज़ीमुश्शान जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरान, मजहबी रहनुमा, शोरा, उदबा और समाजी कारकुनान भी मौजूद रहे। इस मौके पर बाबा सिद्दीकी ने इत्तेहाद को वक्त की अहम ज़रूरत से ताबीर किया। साथ ही उन्होंने मुसलमानों के मसाइल पर बातचीत की और समाज के दूसरे तबकों को वाज़ेह किया कि अगर उन्हें मुसलमानों का साथ चाहिए तो बदले में मुसलमानों को भी उनका हक देना होगा। मुझे पता चला कि अमरावती में सवा लाख की आबादी है। एक बार हमारा नुमाइंदा नहीं आया है कि किसी बदकिस्मती है। मैंने मेरे भाइयों को कहा, पातुर में हमारी सुबह सभा हुई तो एक मराठा महासंघ का अध्यक्ष था। मैंने कहा आपने हमको समर्थन दिया, आपका हम सलूट करते हैं, मगर भाई जब हमारा भाई नुमाइंदा खड़ा होता है तो आप भी थोड़ी सी हमारे को वोट देते। यही तो सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। मुंबई इम्बार्केशन पॉइंट से महाराष्ट्र के आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहेगा। वाज़ेह रहे कि मुंबई इम्बार्केशन पॉइंट से मध्य प्रदेश के 5000 से ज़ायद आज़मीन हज मदीना के लिए रवाना हो चुके हैं। दूसरी जानिब महाराष्ट्र के 12000 से ज़ायद आज़मीन की रवानगी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसमें रवाना होने वाले रियासत महाराष्ट्र के आज़मीन हज जिद्दा जाएंगे और जिद्दा से मदीना के लिए रवाना हो रहे हैं। एक बात ये बताइए कि कितने हाजी हैं जो मुंबई इम्बार्केशन पॉइंट से जाने वाले हैं और उनकी सहूलत के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, और ये सिलसिला जो है वो कब तक जारी व सारी रहेगा? इस मरतबा पूरे इंडिया से 2 लाख हाजी हज पे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें से 1,40,000 हाजी जो है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया की मार्फत जा रहे हैं, जिसमें से तकरीबन 75,000 हाजी अब तक सऊदी अरब पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारा दिल्ली इम्बार्केशन से बहुत सारे सबसे ज़्यादा हाजी जो तकरीबन 22 से 23,000 हाजी दिल्ली इम्बार्केशन से वहाँ सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। मुंबई इम्बार्केशन में भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और कुछ हद तक कर्नाटका के हाजी यहाँ से जाते हैं। तो यहाँ से 16,000 के करीब हाजी, 16,518 हाजी यहाँ से जाने हैं, जिसमें से तकरीबन आधे हाजी जा चुके हैं। और इसमें जो मध्य प्रदेश के 5,000 साढ़े 5,000 के आसपास जो हाजी हैं वो जा चुके हैं, और तकरीबन 12,500 से 13,000 तक हाजी जो है ये महाराष्ट्र के हैं जो यहाँ से जा रहे हैं। मुक़द्दस सफ़र के लिए हिंदुस्तानी आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला अभी जारी है। इस दरमियान सरज़मीन मुक़द्दस पर पहुँचने वाले 3 हिंदुस्तानी आज़मीन का इंतकाल होने की भी खबर है। इंतकाल करने वाले आज़मीन में से 2 हज कमेटी की जानिब से रवाना हुए थे, जबकि एक का ताल्लुक प्राइवेट टूर से रहा। इस दौरान 2 आज़मीन हज को सरज़मीन मुक़द्दस पर 2 बच्चों की पैदाइश भी हुई। वाज़ेह है कि अभी तक हज कमेटी से रवाना होने वाले 80,000 से ज़ायद आज़मीन हज सरज़मीन मुक़द्दस पर पहुँच चुके हैं। जो डेथ का सवाल है, तो क्योंकि अक्सर हाजी हमारे ज़ईफ़ होते हैं तो कुछ नेचुरल डेथ्स होती हैं, तो और अब तक जो मदीना हाजी पहुंच चुके हैं, जो मक्का पहुंच चुके हैं, उसमें दो हाजी साहिबान की वफ़ात हो चुकी है, और एक हाजी जो हज ग्रुप से गए हैं उनकी भी वफ़ात हुई है। इस तरह 3 हाजियों की वफ़ात हुई है। और एक कमाल की बात है कि जिस हम बार बार कहते हैं कि प्रेगनेंसी में या लेट प्रेगनेंसी में हजन साहिबा वहाँ न जाएं, लेकिन इस साल हर साल की तरह इस साल भी वहाँ पहले दूसरे ही दिन जाने के बाद एक बर्थ हुई, और उसके बाद और एक बर्थ हुई। अब तक दो जो है बर्थ सऊदी अरबिया में हो चुकी है। और अब खास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। कर्नाटक में बीजेपी की जानिब से हुकूमत साजी की कोशिश। स्पीकर ने कांग्रेस के 12 और जेडीएस के 3 एमएलएस का इस्तीफा नहीं किया है कबूल। उधर नई हुकूमत के इस्तेहकाम पर अभी से उठने लगे हैं सवाल भी। आदादोशुमार मुस्तकबिल में जा सकते हैं बीजेपी के खिलाफ। और दौरे जदीद में सहाफत की जिम्मेदारियां उन्वान से बीदर में खास कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुकर्रीन ने कहा अपने मुफादात को हासिल करने के लिए सहाफत का हो रहा है गलत इस्तेमाल।
कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस इक़्तिदार से बेदखल हो गए हैं। दूसरी जानिब बीजेपी ने आज से हुकूमत बनाने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं, लेकिन बीजेपी की राह में चंद रुकावटें भी हायल हैं। खास रिपोर्ट। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस हुकूमत के गिरने के बाद बीजेपी के लिए इक़्तिदार की राह हमवार हो गई है। मौजूदा असेंबली में बीजेपी रियासत की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। तहरीक एतमाद के दौरान कांग्रेस, जेडीएस के बाकी एमएलए और आजाद अरकान असेंबली की गैर हाजिरी की वजह से कुमारस्वामी को शिकस्त हुई। कुमारस्वामी हुकूमत की तायीद में 99 जबकि मुखालफत में 105 वोट पड़े। एतमाद की वोटिंग में कुमारस्वामी की इस शिकस्त के बाद बीजेपी हुकूमत साजी की तैयारी कर रही है, लेकिन बीजेपी के लिए बाकी एमएलए का इस्तीफा कबूल न होना रुकावट का सबब बना हुआ है। स्पीकर रमेश कुमार ने कांग्रेस के 12 और जेडीएस के 3, इस तरह 15 बाकी एमएलए का इस्तीफा अब तक कबूल नहीं किया है। इस्तीफे से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का साबिका फैसला स्पीकर के हक में आया था। कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर इस्तीफा कबूल करें या ना करें ये उनका इख्तियार है। अब जबकि कांग्रेस और जेडीएस इक़्तिदार से बेदखल हो चुके हैं, इस्तीफा कबूल न होने की सूरत में बाकी एमएलए दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। इस पेचीदगी को देखते हुए बीजेपी ने आज होने वाली लेजिस्लेटिव मीटिंग को कल तक के लिए मुलतवी किया है। बीजेपी की रियासती यूनिट को पार्टी की मरकजी पार्लिमानी बोर्ड के फैसले का भी इंतजार है। बीजेपी को उम्मीद है कि आइंदा 1 या 2 दिनों के अंदर तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी और एक बार फिर पार्टी को इख्तियार मुयस्सर होगा। नई हुकूमत की तश्कील तक एचडी कुमारस्वामी ही रियासत के हंगामी वज़ीर-ए-आला रहेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। कर्नाटक में हुकूमत तो गिर गई, वहीं नई हुकूमत की भी राहें हमवार होती नजर आने लगी हैं और ऐसे में मौजूदा हालात के तनाजुर में नई हुकूमत के इस्तेहकाम पर सवाल भी उठने लगे हैं। वहीं बागी एमएलए के मुस्तकबिल पर भी सभी की निगाहें टिक गई हैं। एक और रिपोर्ट। ये बात तो साबित हो चुकी है कि 15 बागी एमएलए की वजह से ही कर्नाटक की मखलूत हुकूमत जवाल का शिकार हो गई है। बागी एमएलए के इस्तीफों का मामला अभी भी स्पीकर के ज़ेरे गौर है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला ज़ेरे समाअत है। स्पीकर की जानिब से इस्तीफे मंजूर न किए जाने पर ये बागी एमएलए सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। अपने इस्तीफे फौरी असर के साथ मंजूर करने की स्पीकर को हिदायत देने की सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश कर रहे हैं। मौजूदा बदले तनाजुर में इन मुस्ताफी एमएलए के फ्यूचर एक्शन पर सवालात उठने लगे हैं। क्या बागी एमएलए स्पीकर से इस्तीफे वापस ले लेंगे या फिर अपने मौक़िफ़ पर बरकरार रहेंगे? स्पीकर के अगले इक़दाम पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। क्या स्पीकर इन इस्तीफों को मंजूरी देंगे? क्या इनको नाअहल करार देंगे या फिर इस मामले को नए स्पीकर की जवाबदेही पर छोड़ेंगे? अब जहाँ तक इनके मुस्तकबिल का सवाल है, इनको नाअहल करार दिया जाए या सिर्फ इनके इस्तीफे मंजूर किए जाएं, हर 2 सूरतों में इनका असम्बली से, असम्बली की कार्रवाई से या बरसर इक़्तिदार पार्टी के अच्छे बुरे में इनका कोई हाथ नहीं होगा, कोई अमल दखल नहीं होगा। ये असम्बली से दूरी इख्तियार करना या मुस्तफ़ी हो जाना खुद इस बात की दलील है कि इनका असम्बली से अवामी नुमाइंदगी से कोई लेना देना है नहीं। दूसरी जानब सियासी तज्ज़िया-निगारों का कहना है कि नई हुकूमत पर भी सियासी अदम इस्तेहकाम का खतरा मंडला सकता है। फिलहाल बीजेपी के 105 एमएलए हैं, अलावाज़ी 2 आज़ाद एमएलए की भी बीजेपी को तायीद हासिल है। तज्ज़िया-निगारों की माने तो फिलहाल तो हुकूमत तो तश्कील दी जा सकती है, तहम मुस्तक़बिल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसके सर पर भी ये तलवार लटकती रहेगी कि ये जो 20 एमएलए डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं, जिनकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी, बाद में जो बाई इलेक्शन होंगे उसके बाद जो लोग जीत कर आएंगे वो मौजूदा नंबर्स पर असरअंदाज होंगे, दोनों ही पार्टियों में, कांग्रेस में भी और बीजेपी भी। ये असरअंदाज होने के बाद फिर वही धमा चौकड़ी जो अब चली है वही चलने वाली है, फिर दोहराई जाएगी तारीख। सियासी तज्ज़िया-निगारों का कहना है कि बीजेपी हाईकमान भी मामले को करीब से देख रही है, इसलिए ये भी मुमकिन है कि रियासत वस्त मुद्दती इंतखाबात कराया जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। कर्नाटक के बीदर शहर में रियासती उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद कर्नाटक इलाके के सहाफ़ियों के लिए एक रोज़ा उर्दू सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया
और इस मौके पर कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों के मेहमानों ने खिताब करते हुए मौजूदा दौर के सहाफ़ती अक़दार और गिरते हुए मेयार पर सख्त तशवीश का इजहार किया। खास रिपोर्ट। आज की इस एक रोज़ा उर्दू सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस का माजी में सहाफ़त को एक अजीम पेशा तस्वुर किया जाता था। इसी तरह मुल्क की आज़ादी में गैर जानिबदाराना सहाफ़त के रोल को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता और सहाफ़त के जरिए पूरी दुनिया में कई इनकलाबात रूनमा हुए। लेकिन मौजूदा दौर में बाज़ लोगों ने सहाफ़त को तिजारत बनाया है और अपने मुफादात को हासिल करने के लिए सहाफ़त का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार कर्नाटक के बीदर शहर में मुनक़िदा उर्दू सहाफ़ी कॉन्फ्रेंस में सीनियर सहाफ़ियों और दानिश्वरों ने अपने खिताब के दौरान किया। इस मौके पर बेंगलुरु के सीनियर सहाफ़ी सैयद तनवीर अहमद ने कहा कि मौजूदा दौर में उर्दू सहाफ़त को कई चैलेंजेस का सामना है। सहाफ़त जहां खबरों के मामले में इस नीति को, इस रविश को इख्तियार करना है, वही सहाफत को ये भी करना है कि वो रीडर्स का माइंड बनाए। अगर आपने नॉलेज को इंक्रीज नहीं किया तो जर्नलिज्म चलने वाला नहीं है। ये हाल आज उर्दू अखबारात का है कि हम, जैसे कि तनवीर साहब ने कहा, कि हम पॉलिटिक्स और रिलीजन के अलावा और किसी चीज को काबिल एतना नहीं समझते, काबिल तवज्जो नहीं समझते, है या नहीं? लेकिन दुनिया की नॉलेज बढ़ रही है। अल्लामा इकबाल हमसे कहते हैं कि आसमानों तक उड़ने वाले परिंदे, ऐसा रिस्क मत खा जिससे तेरी परवाज़ में कोताही आ जाए। उर्दू सहाफ़ी कॉन्फ्रेंस से बीदर के शाहीन इदाराजात के सदर डॉक्टर अब्दुल कदीर ने भी खिताब किया। अब्दुल कदीर ने तारीखी शहर बीदर में उर्दू सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करने पर मसरत का भी इजहार किया। एकेडमी जो गुज़िश्ता महीने 2 महीने से देख रहा हूँ, उर्दू की बहा के लिए, तरक्की के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुसलसिल रख रही है। बड़ा अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। देखिए, उर्दू जो है रफ्ता रफ्ता, बल्कि उर्दू के साथ दीगर ज़ुबानें भी जो है रफ्ता रफ्ता ज़ुबान के बजाय बोली बनते जा रहे हैं। नई जनरेशन लिखने और पढ़ने के मौक़ूफ़ में नहीं है, इसकी तरफ तवज्जो दें। सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद कर्नाटक इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले उर्दू सहाफ़ियों को तहनीत पेश की गई, एज़ाज़ से नवाजा गया। प्रोग्राम में बीदर जिला इंफॉर्मेशन ऑफिसर कवि सिद्दप्पा, एकेडमी के दीगर अरकान डॉक्टर माजिद दागी और रफ़ी भंडारी के अलावा दीगर मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने भी शिरकत की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बीदर से जवाद मीर की रिपोर्ट। कर्नाटक में नौजवान उलमाए कराम की एक ऐसी टीम फारिग हुई है जो कि अंग्रेज़ी ज़बान में दीनी और इल्मी खिदमात अंजाम देगी। जी हाँ, मोहम्मदिया एजुकेशन एंड रिसर्च ने अंग्रेज़ी और कंप्यूटर की तालीम के सेंटर से 18 उलमाए कराम ने अपना कोर्स मुकम्मल किया। तो आप देखिए ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें, आदाब। बेंगलुरु में मोहम्मदिया एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर का पहला जलसा मुनक़िद हुआ। सेंटर से 18 तलबा ने अंग्रेजी, कंप्यूटर और जनरल नॉलेज कोर्स मुकम्मल किया। ये वो तलबा हैं जो 2 साल कबल अंग्रेजी जबान से बिल्कुल नावाकिफ थे, लेकिन 2 साल रिहायशी कोर्स मुकम्मल करने के बाद इनमें अंग्रेजी बोलने, पढ़ने और लिखने की सलाहियतें पैदा हो गई हैं। 2 साल तकरीबन 2-2.5 साल पहले की बात है, when I was about to complete my Islamic education. So at that time I intended to learn English और मैं अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फजल से इंग्लिश बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ। हाँ, आने से पहले आपको मैं एकदम यकीनी, एकदम सच्ची कहानी बता रहा हूँ कि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ कि यहाँ आने से पहले मैं इंग्लिश एकदम ना के बराबर जानता था। इवन मैं आई डिड नॉट नो इवन द रिलेटिव मीन्स। आप इस लायक हो गए हैं कि ये अंग्रेज़ी में मेन स्ट्रीम मीडिया में लिख सकते हैं। आज भी बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर के एक अवार्ड दिया गया जिस बच्चे को, उसने मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर में, डेली न्यूज़पेपर में तकरीबन 300 लेटर जो है ना उसने गुज़श्ता 1 साल में छपवाया। तकरीब में मुल्क के मुमताज़ उलमा ने शिरकत की। उलमा ने कहा कि मजहब इस्लाम की सही तस्वीर दुनिया के सामने पेश करने की जरूरत है। इसके लिए उलमा इकराम अंग्रेजी और कंप्यूटर की तालीम से आरास्ता रहें। बयान में भी कहा वहाँ बदरुद्दीन साहब जिस और उनके रफ़क़ाए कार जिस तरीके पर मेहनत कर रहे हैं और अब ये सिलसिला कर्नाटक तक पहुँचा और हमारी दुआ है कि ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस तरह से ये पहुँचे। मुबारकबाद पेश करता हूँ
اس لیے کہ انہوں نے علماء کی ایسی ٹیم تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو حالات کے تقاضے کے مطابق لوگوں تک اسلام کا پیغام اور اسلام کے احکام کو پہنچائے۔ بنگلورو کے قریب ماگڑی تعلقہ میں موجود محمدیہ ایجوکیشن اور ریسرچ سینٹر ممبئی کے المرکز المعارف کی ایک شاخ ہے۔ موجودہ رکن پارلیمنٹ مولانا بدرالدین اجمل نے 25 سال قبل اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی۔ نیوز 18 اردو کے لیے بنگلورو سے رؤف احمد ہلور کی رپورٹ۔